नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बिन बोले अनोखा प्यार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। उन दिनों फोन, इंटरनेट तो छोड़ो, कार बस भी नहीं थी। समिया जमींदार की पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। दाई भी अपना काम बखूबी कर रही थी। आसपास की औरतों को चिंता थी कि 3 दिन से जमींदारीन को दर्द हुआ है, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, पर होनी तो होकर रहती है। जमींदार की पत्नी एक बहुत ही सुंदर बिटिया को जन्म देकर चल बसी। घर में सन्नाटा था, लेकिन बिटिया का चेहरा देखकर सभी को अचंभा था। इतनी सुंदर की कोई तोल ही नहीं। शायद इतनी सुंदर हकीकत किसी ने कभी भी नहीं देखी हो। लड़की 3 साल की हुई तभी आस पड़ोस के लोग जमींदार को सतर्क करते, संभाल कर रखना, महकदे को रूप की देवी है। महकदे के पिता को भी लगता था महकदे का सौंदर्य अनुपम है। खूबसूरती अगर इंसान का रूप ले ले तो उसे महकदे कहा जा सकता था। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी और जमींदार को चिंता भी, क्योंकि लड़की सुंदर तो थी ही पर मन की बहुत कच्ची थी। कोई उसे कुछ कहे तो तुरंत मान जाती। सीधी और अबोध बालिका। उसके सौंदर्य से अधिक उसका भोलापन जमींदार को चिंतित कर देता। कहीं कोई इसका फायदा न उठा ले। जमींदार ने घर के नियम कुछ कड़े कर दिए। महकदे को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं रही, एक पल के लिए भी नहीं। यूं तो उसे सब कुछ घर पे ही मिलता था, पर आज़ादी से वो अपनी गली में भी नहीं जा सकती थी। परंतु हर खास चीज के ऊपर उसे बर्बाद करने वाले जीवाणु तो होते ही हैं। पड़ोसी की बेटी सोनी को महकदे कभी पसंद नहीं थी, क्योंकि अक्सर दूसरों के चर्चे तकलीफ दे ही देते हैं, पर उसका ऊपरी व्यवहार महकदे को उसकी सबसे सगी बताता था। वो रोज महकदे के साथ खेलने आती और उसे गांव भर की बात बताती, जिनका ना तो महकदे को पता था और ना ही उनमें उसकी दिलचस्पी थी। पर सोनी जो कहती महकदे तुरंत मान जाती। सोनी तो मन ही मन चाहती थी कि राजा के किसी सैनिक की नजर महकदे पर पड़ जाए और उसकी खूबसूरती का किस्सा खत्म हो जाए, पर अपनी बातों से सोनी अपनी मन की भावनाओं को जाहिर नहीं करती थी। महकदे तो थी बहुत सीधी, उसे कहाँ पता चलता इश्क का ये रूप। एक दिन सोनी महकदे के पास आई और बोली, तुझे पता है उस पार जो बाग है उसके फल बहुत मीठे हैं। महकदे बोली, हमारे घर पर भी उसी बाग से फल आते हैं, पिताजी ने बताया था। नहीं पगली, वहाँ जाकर खाने में बहुत मीठे लगते हैं, मैं तो रोज जाती हूँ। अच्छा, महकदे ने अपनी मजबूरी को सोचते हुए कहा। सोनी के मन में कुछ और ही ख्याल था। उसे पता था कि आज बाग के उस पार से राजा के सैनिक जाने वाले हैं। वो चाहती थी कि आज महकदे को राजा के सैनिक देखे और उसे बलपूर्वक उठा ले जाए। उसका महकदे को फुलसाना जारी रहा। महकदे को पिताजी का डर था। महकदे सोच कर बोली, क्या मैं भी वहाँ बाग में जा सकती हूँ? पर पिताजी नहीं मानेंगे। सोनी बोली, उन्हें नहीं बताएंगे, पर यहाँ घर के सभी नौकर चाकर मुझ पर नजर रखते हैं, उन्हें मैं संभाल लूंगी, तू चल। सोनी ने नौकरों को बताया कि महकदे के सर में दर्द है, वो कुछ घंटे सोना चाहती है, कोई उसके कमरे में ना आए। फिर उसने महकदे को कमरे की खिड़की से नीचे उतार दिया और महकदे के कमरे को अंदर से बंद करके वो भी उतर गई। आज सोनी उसे सैनिकों को देकर अपनी जलन मिटाना चाहती थी। उधर महकदे अबोध, उसे कुछ पता ही नहीं था, पर भगवान ने सबके नसीब
नसीब में कुछ लिखा होता है। जैसे ही वो बाग में पहुंची, महकदे को मानो सारी खुशी आज ही मिल गई थी। वो बाग में इधर से उधर दौड़ रही थी और सोनी को इंतजार था उसके बर्बाद होने का। लेकिन ये क्या, उस दिन वहां से राजकुमार की सवारी निकल रही थी जिसके बारे में सोनी को भी नहीं पता था। उस बाग की खूबसूरती देखकर राजकुमार अपनी सवारी को छोड़कर बाग देखने आया। कुछ फल खाए अचानक राजकुमार अज्जत को महसूस हुआ कि बाग में और भी कोई है। वह सतर्क हो गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही महकदे वहां दौड़ कर आई, राजकुमार ने पकड़ लिया और तलवार गर्दन पे रखी। अरे नहीं, ये तो लड़की है। अज्जत ने उसे छोड़ दिया। महकदे बुरी तरह डर गई, लेकिन अज्जत तो जैसे सब कुछ भूल गया और देखता रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने कभी नहीं देखी। वो देखता रहा और उसके देखते देखते कब महकदे उसकी नजरों से ओझल हुई पता ही नहीं चला। आकर एक मंत्री ने उसे हिलाया तो जैसे वो नींद से जागा। उधर महकदे घर पहुंची तो उसके घर पर न होने की खबर पिताजी को पता चल गई थी। 2 नौकरों को सजा दी जा चुकी थी। घर में सबका बुरा हाल था। आखिर 16 साल की अबोध लड़की घर से गायब थी। जमींदार के पैरों तले जमीन नहीं थी। घर आते हुए महकदे ने राजकुमार से मिलने वाली बात सोनी को नहीं बताई थी। सोनी तो इसी बात से बहुत उदास थी कि महकदे को सोनी को ने नहीं देखा। महकदे जो कुछ वक्त की आज़ादी को महसूस करके खुश थी, उसने डरते हुए घर में कदम रखा। देखा कि डर से ज्यादा बुरा चेहरा सभी ने बनाया हुआ था। उसके घर में कदम रखते ही सन्नाटा फुसफुसाहट में बदल गया। महकदे ने एक नजर पिताजी को देखा और बहुत अधिक डर गई। जमींदार ने जोर से कहा, कहाँ थी तुम बिना किसी को बताए? तरुण बालिका की जुबान जरा उठी और थोड़ी लड़खड़ाकर फिर थम गई। घर का माहौल आज जानलेवा लग रहा था। पिताजी ने और पूछा तो फफक कर रो पड़ी। सोनी भी वहीं थी पर नहीं बताया कि वो ले गई थी। मन ही मन जमींदार को भी महकदे के भोलेपन का पता था, इसलिए किसी अपराध की गुंजाइश नहीं थी। पर ऐसे मोड़ पे ही तो पत्नी की कमी खलती है। माँ ही तो लड़की को किशोर से जवानी तक संभाल और समझा सकती है और उसकी भावनाओं को सही दिशा दी सकती है। पत्नी का ना होना आज जमींदार को अंदर तक रुला गया, पर अंत में कुछ हिदायतें देकर महकदे को कमरे में जाने दिया। उधर राजकुमार के मन में कुछ उथल पुथल मची थी। 20 वर्ष के अज्जत ने अभी तक गुरुकुल का ज्ञान, शस्त्र चलाना और माता पिता का प्रेम बस यही देखा था, पर आज उसके मन में बहुत अलग भावों ने जन्म लिया था। महकदे का शमशीर सौंदर्य उसे कितना घायल कर गया था, उसे भी अंदाजा नहीं था। अचानक अज्जत अपने कमरे के बाहर टहलने लगा। उसकी चाल में उद्विग्नता देखकर माता को शक हुआ। माता ने पास आकर पूछा, अज्जत आपको नींद नहीं आ रही? अज्जत का ध्यान टूटा। बोला, माँ आपने बचपन में मुझे बहुत सारी परियों की कहानी सुनाई है, क्या वो सच में होती हैं? आज मैंने परी का साकार रूप देखा है। माता को समझते देर नहीं लगी कि अज्जत विवाह के लायक हो गया है, पर रात अधिक हो गई थी तो वो बोली, बेटा रात ज्यादा हो गई है, आप अभी सो जाइए। रात को अज्जत जैसे ही आंखें बंद करता उसे महकदे का चेहरा नजर आता। उस मौन भोले चेहरे को आखिर किस तरह आंखों से निकाले, वो सो भी नहीं
पाया था। इधर महकदे ने भी एक बार अमजद के बारे में सोचा, पर प्रेम के बारे में कुछ जाने इतनी बुद्धि कहाँ थी। अगली सुबह होने तक अमजद ने इरादा कर लिया कि वो उसी लड़की को अपनी जीवन संगनी बनाएगा। अगले ही दिन उसकी खोज शुरू हुई, पर ना तो नाम ना पता उसे मालूम था। उसी बाग में बहुत बार गया, आसपास भी गया, पर वो चेहरा नहीं देखा। खोजते खोजते 1 साल बीत गया। आखिर कभी ना कभी तो रात को दिन में बदलना ही था। ये 1 वर्ष तो अमावस्या से पूनम तक का सफर था। एक दिन अमजद भेष बदलकर जनता की हालत को जानने के लिए महल से निकला और महकदे के घर की गली में आ गया, या फिर उसका संयोग उसे खींच लाया। महकदे खिड़की से बाहर की दुनिया देख रही थी। राजकुमार की नजर पड़ी और आंखें थम। ज्येष्ठ की तपती जमीन पर सावन बरस पड़ा था। झूमता हुआ महल में आया और सारी बात अपने पिताजी को बताई। राजा को अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। राजा ने जमींदार के घर रिश्ता भेजा। राजकुमार संग बेटी की शादी को सोचकर जमींदार फूला न समाया। महकदे के घर में खुशी की अनुपम लहर दौड़ गई, पर महकदे इस खुशी की गंभीरता से वाकिफ नहीं थी। माता की छाया सिर पर न होना भी लड़की के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होता। जब उसके विवाह का समय हो, माता ही मन में सपने संजोना सिखाती है, अच्छे बुरे की पहचान करवाती है। महकदे को कितना खुश होना चाहिए, ये बताने वाली उसकी माता उसके पास नहीं थी। पिता कहाँ तक समझा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सोनी जल भुन गई थी। जलन तो पहले ही थी, अब तो विनाश की हद पार कर गई थी। महकदे रानी बनेगी सोचकर ही सोनी का बुरा हाल था। आखिर शगुन का दिन आ ही गया। शगुन का दिन आया। जमींदार के घर में बहुत चहल पहल थी, सभी बहुत व्यस्त थे। महकदे कुछ परेशान थी, परंतु उसकी पड़ोसने उसके साथ मजाक कर रही थी। सोनी ईर्ष्या से जल रही थी। वो सभी महकदे के कमरे में बैठी थी और महकदे को छेड़कर पूछ रही थी, कैसे दिखता है राजकुमार? महकदे जरा बता तो, तूने जब बाग में देखा तो तुझे ही देख रहा था क्या? दूसरी बोली, आंखें मिलाई होंगी तूने उससे एक बार तो। फिर सभी जोर से हंसने लगी। महकदे चुप थी और राजकुमार के बारे में ही सोच रही थी। उसे कुछ ठीक से याद भी नहीं था। रस्म शुरू हुई और महकदे की मौसी उसे बुलाने आई। तुम सारी लड़कियां महकदे को लेकर आ जाओ। राजा जी और रानी जी शगुन लेकर आ चुके हैं। महकदे नीचे आ ही रही थी कि राजा और रानी ने उसे देखा। रानी मुस्कुराई और मन ही मन बोली, अमजद ने तो चांद सी बहू ढूंढ दी। लाल रंग के घाघरे चोली में महकदे परी लग रही थी और धीरे धीरे नीचे आ रही थी। सभी का ध्यान उसकी ओर था। वो थोड़ी डर गई, फिर आकर धीरे से खड़ी हो गई। मौसी ने इशारा किया तो आगे आकर राजा और रानी के पांव छुए। रानी महकदे को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उसका मन महकदे को देखकर खुशी से झूम रहा था। महकदे को एक कुर्सी पे बैठाकर शगुन की मिठाई उसकी झोली में रखी तो महकदे घबरा गई। सोनी भी सब कुछ देख रही थी, पर वास्तव में उसे घूर रही थी। शगुन की रस्में पूरी हुई और औरतें मंगल गीत गाने लगी। फूल सी राजकुमारी पराई हो गई, बाबुल की लाडो पराई हो गई। गीत के बोल सुनकर महकदे रोने लगी। मौसी ने समझाया, नहीं महकदे, लड़कियां तो दूसरे घर जाती ही हैं, यही दुनिया का रिवाज है बेटी। महकदे बहुत डर गई थी, ना जाने क्या होगा। राजा और रानी महकदे को अपनी बनाकर चले गए। तभी मौसी ने शगुन को आंगन में फैला दिया और सभी पड़ोसनों को दिखाने लगी। सोनी की हालत खराब थी। शगुन में इतना सोना चांदी वस्त्र इत्यादि देखकर उसे बहुत जलन
हो रही थी। मौसी खुश होकर दिखाई जा रही थी। शगुन वास्तव में बहुत अधिक था। हो भी क्यों ना, राजकुमार की होने वाली पत्नी जो थी महकदे। सभी कह रहे थे कि महकदे इतना चांद सा मुखड़ा लेकर यूं ही नहीं जन्मी, इसे तो राज्य की रानी बनना था। जमींदार के घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। महकदे मग्न होकर सब कुछ देख रही थी। अचानक दौड़कर अपने कमरे में गई और रोने लगी। उसके मन में अभी भी यही धुन चल रही थी। बाबुल की लाडो पराई हो गई। मौसी ने शगुन दिखाकर समेट कर रख दिया। पूरे गांव में महकदे के शगुन के ही चर्चे थे। सभी उसके सुनहरे भाग्य की सराहना कर रहे थे। राजा और रानी महल पहुंचे तो राजकुमार माता के कमरे में गया और पूछा, माँ उस लड़की का नाम क्या है? महकदे माँ बोली। राजकुमार को नाम बहुत सुंदर लगा और मुस्कुराते हुए बोला, जैसी सूरत वैसा नाम। राजकुमार महकदे की सूरत को बिल्कुल नहीं भूला था। माँ से बोला, माँ आपको कैसी लगी वो? फिर शर्म से चुप हो गया। माँ ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल वैसी जैसी हमने आपकी दुल्हन सोच रखी थी। फिर बोली, बेटा वो लड़की बहुत मासूम है, अभी आपको ही आपका रिश्ता संभालना पड़ेगा। राजकुमार मुस्कुराते हुए चला गया। मन ही मन वो बहुत खुश भी था और बेचैन भी। आखिर विवाह भी व्यक्ति को बंधन में तो बांध ही देता है, परंतु खुशी बहुत अधिक थी। वो बार बार महकदे की बड़ी बड़ी सुरमई आंखों के बारे में सोच रहा था। इधर सोनी की जलन का ठिकाना नहीं था। वो बार बार परेशान हो रही थी। अचानक उसे कुछ सूझा और वो महकदे के पास गई। महकदे, तुझे पता है सारा गांव तेरे ससुराल से आए शगुन की बुराई कर रहा था। राजा तो बहुत अमीर होते हैं, पर फिर भी उन्होंने महकदे को कितना कम शगुन दिया। महकदे चौंक कर बोली, क्या सच में सोनी शगुन ठीक नहीं था क्या? नहीं महकदे, बहुत ही हल्का है। मेरे ससुराल वाले अगर मुझे ऐसा शगुन देते तो मैं तो कभी भी अपने पति से बात नहीं करती, हमेशा उनसे दूर रहती। उनको तेरी बिल्कुल कद्र नहीं है, सोनी बोली। महकदे बोली, अच्छा तो मैं भी कभी उनसे बात नहीं करूंगी और हमेशा दूर रहूंगी। महकदे को अंदाजा भी नहीं था कि क्या कर दिया था सोनी ने। उसने महकदे का घर बसने से पहले उजाड़ दिया था। सोनी अपनी कह के चली गई। महकदे मन ही मन सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी जब उनको मेरी कद्र ही नहीं है। सोनी ठीक कह रही है। सोनी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि अब तो महकदे को विवाह के तुरंत बाद ही राजा महल से निकाल देंगे, बहुत अच्छा होगा। उधर राजकुमार बस महकदे के बारे में ही सोचे जा रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि भले ही राजाओं के यहाँ बहुत पत्नियां रखने का रिवाज हो, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ महकदे, मेरी पत्नी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम ही रहोगी। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई दूसरी पत्नी नहीं आएगी। ताउम्र मैं सिर्फ महकदे से ही प्रेम करूंगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसके पिताजी कमरे में दाखिल हुए। अंजद चौंका। पिताजी? जी कहिए पिताजी, हम जल्द ही आपकी शादी करवाने जा रहे हैं, इसलिए विवाह के तुरंत बाद आपको राज्य की बागडोर भी संभालनी होगी। पर मैं परमात्मा के चिंतन के लिए जंगल में जाना चाहता हूँ। अंजद घबरा गया। क्या पिताजी, मैंने तो अभी कुछ ठीक से सीखा भी नहीं। पिताजी तुरंत बोल पड़े, आप बहुत समझदार हो अंजद, आपने अभी तक जो सीखा है वो बहुत अच्छे से निभाया है, आगे अनुभव आपको सिखा देगा। इतना कहकर पिताजी चले गए। अंजद कुछ परेशान हो गया। फिर उसकी आंखों में महकदे की छवि आ गई और वो मुस्कुराने लगा।
पर उसे कहाँ पता था कि सोनी ने पहले ही उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। आगे बहुत अजीब घटने वाला था। शादी का दिन आ पहुंचा। राजा के घर शाही तरीके से तैयारी हो रही थी। राजकुमार के संग सारा राज परिवार खुशी से झूम रहा था। रानी और राजा बेटे की शादी से बहुत अधिक खुश थे। जमींदार के घर भी धूम थी। महकदे भी खुश थी। उसे सभी का उसको टोकना बोलना अच्छा लग रहा था। नए नए कपड़े गहने देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, परंतु कोई खुश नहीं था तो सोनी। वो तो दुख और जलन से भरी थी। जलन का यही दस्तूर होता है, वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है जब तक जलने वाला भाग्य को समझकर आगे नहीं बढ़ जाता। शादी की खुशी में जमींदार के पैर जमीन पर नहीं थे। महकदे का भाग्य उसे गर्वित कर रहा था। राजकुमार की बारात आ पहुंची। सभी ने बारात का बड़े हर्ष से स्वागत किया। महकदे अपने कमरे में थी, बहुत खुशी से तैयार हो रही थी। उसकी सखियां उसे तैयार कर रही थी। उसकी सुंदरता से सभी उस दिन हैरान हो रहे थे। लाल रंग की साड़ी में चांद सा टुकड़ा लग रही थी। सखियों ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया था। उसका शादी वाले दिन की यही खास बात होती है। उस दिन दुल्हन पूरी जिंदगी से ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लगे भी क्यों नहीं, बचपन से उस दिन के ख्वाब देखे और दिखाए जाते हैं। हर लड़की को जिंदगी का सबसे खास दिन होता है शादी वाला दिन। लड़की का तो लगभग नया जन्म होता है दोबारा। महकदे की सुंदरता देखते ही बन रही थी। राजकुमार घोड़े पे आए थे, बहुत सुंदर भी लग रहे थे। पहले वरमाला हुई, फिर फेरे और बाकी की रस्में। शादी संपन्न हुई और विदाई का वक्त आया। महकदे फूट फूट के रो पड़ी और अपने घर से विदा हो गई। महल में महकदे का भव्य स्वागत हुआ। राजकुमार बीच बीच में महकदे का चेहरा देखता तो अपने भाग्य पे मन ही मन गर्व करता। रस्में चल रही थी। महकदे भी खुशी से सारी रस्में कर रही थी। रस्में खत्म होते होते बहुत रात हो गई। रानी महकदे को राजकुमार के कमरे में बैठा आई। राजकुमार कमरे में पहुंचा। महकदे बेड पर बैठी थी। कमरे में जाते ही वो देखता रह गया। ऐसा लगा मानो कोई परी सारी चांदनी समेटकर एक कोने में बैठ गई हो। वो कुछ समय देखता ही रहा, बोल ही नहीं पाया। महकदे भी नहीं बोली। कुछ समय बाद राजकुमार जैसे नींद से जागा। राजकुमार आगे बढ़ा और महकदे को बोला, तुम बहुत सुंदर हो महकदे। इतनी सुंदर आज तक मैंने कोई लड़की नहीं देखी है। पर महकदे कुछ नहीं बोली। सोनी की कही बात को वो अबोध बालिका दिल से लगाए बैठी थी। राजकुमार बोलता रहा पर महकदे कुछ नहीं बोल रही थी। राजकुमार को कुछ आभास हुआ कि वो अभी तक अकेला ही बोल रहा था। महकदे ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। राजकुमार ने अभी तक एक बार भी उसकी आवाज नहीं सुनी थी। उसे कुछ शक हुआ। धीरे तौर पे महकदे को बोला, तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा है। मैं कब से खड़ा हूँ, तुमने बैठने को भी नहीं कहा। कोई बात है महकदे? वो इतना कहकर आगे बढ़कर बेड पर बैठा तो महकदे तुरंत खड़ी हुई और कोने में खड़ी हो गई। राजकुमार को अजीब लगा। महकदे को उसने कहा, महकदे मुझे नहीं पता तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। मैंने ऐसा क्या किया है? ये किस तरह की नाराजगी है तुम्हारी? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं कैसे जानूंगा तुम्हारी नाराजगी की वजह? परंतु महकदे फिर भी कुछ नहीं बोली। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो और दूर रहना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और मेरे कमरे में बहुत जगह है, मैं दूसरे कोने में जाकर सो जाता हूँ। फिर भी महकदे कुछ नहीं बोली। राजकुमार दूसरे कोने में पड़े छोटे से बिस्तर पर लेट गया और सोचता रहा।
आखिर क्या हुआ है महकदे को, क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है, बहुत भोली है। महकदे माता ने बताया था, लगता है उसे मुझे अपना मानने में कुछ समय लगेगा। कोई बात नहीं महकदे, मैं तो तुम्हारे लिए पूरी उम्र भी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, जब तुम मुझे अपना मानोगी। मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला और सो गया। महकदे भी सो गई। उसने राजकुमार के बारे में कुछ नहीं सोचा और सो गई। शादी की रस्मों से बहुत थक भी गई थी। अगली सुबह अगले दिन महकदे सोकर उठी। महल में उसकी पग फेरे की रस्म होनी थी। उसके पिताजी उसे लेने आ गए। महकदे अपने घर चली गई और सभी से जाके खुशी से मिली। सोनी भी उसे मिलने आई। सोनी ने मीठी मीठी बातें करके ये जान लिया कि महकदे का व्यवहार उसके पति के साथ किस प्रकार का रहा था और सारी बातें जानकर बहुत खुश हो गई। इधर अमजद थोड़ा देरी से उठे। उसे उठते ही उसकी माता ने बताया, महकदे अपने मायके गई है और कल आपको उसे लेने के लिए जाना है। अमजद खुश हुआ। वो सोच रहा था कि कल तक शायद महकदे की सहेलियां उसे सब कुछ समझा दें और वो बोलने लगे। अगले दिन अमजद महकदे को लेने आया और उसे महल में ले आया। रास्ते में भी महकदे वैसी ही चुप रही। रात में अमजद बोला, महकदे तुमने अभी तक मुझे अपनी नाराजगी की वजह नहीं बताई है। महकदे चुप थी। अमजद ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे जब तक नाराज हो मैं खुद से ही बातें कर लेता हूँ। फिर भी महकदे चुप रही। दिन गुजरते रहे। राजकुमार बुझा बुझा रहने लगा। उसकी माता को भी कुछ संदेह हुआ, पर अमजद ने उसे कुछ नहीं बताया। विवाह को 6 साल हो चुके थे। अमजद के पिताजी राज्य की बागडोर अमजद को सौंप कर जंगल जा चुके थे। उसकी माता भी कुछ अस्वस्थ रहने लगी थी और एक दिन अचानक भगवान को प्यारी हो गई। अमजद के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। पूरे राज्य की जिम्मेदारी उसकी थी। उसने मन अशांत होते हुए भी राज्य की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। धीरे धीरे वो महकदे से बहुत दूर होता जा रहा था, परंतु फिर भी प्रेम सिर्फ महकदे से ही करता था। लेकिन मन ही मन महकदे की चुप्पी उसे तोड़ रही थी। अमजद ने राज्य तो संभाला था, पर वो सिंहासन पर आसीन नहीं हुआ था। अपने राज्य के राजा के तौर पे वो अपने पिताजी को ही देखता था। अचानक एक दिन महल में जंगल से खबर आई कि अमजद के पिताजी चल बसे। राजा को महल में लाया गया और शाही तौर पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके पिताजी की मृत्यु के पश्चात दरबारियों में अजीब सी खलबली थी। कुछ वफादारों ने मिलकर अमजद को गद्दी पे बैठा दिया और राज तिलक कर दिया। राजकाज के कामों में अमजद व्यस्त रहने लगा था। उसने आसपास का काफी क्षेत्र जीत लिया और राज्य बहुत बढ़ गया। साथ ही साथ अमजद की जिम्मेदारी भी। महकदे अबोध अभी भी सोनी की कही बात को दिल से लगाए चुप ही रहती थी। महल में बाकी सभी के साथ वो ठीक से बात करती थी और अपनी जिम्मेदारी भी निभाती थी। भोलापन कब जिद का रूप ले गया वो खुद भी नहीं जान सकी थी। अमजद का राज्य अभिषेक हुए 5 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन अचानक महल के एक दरबारी को महकदे का राजकुमार के साथ बात न करना पता चल गया। महकदे की बांदी उस दरबारी के पड़ोस में रहती थी। बांदी ने अपने आसपास वालों को बता दिया तो दरबारी को भी पता चल गया। ये खबर आग की तरह फैल गई। राजकुमार से द्वेष रखने वाले दरबारी राजकुमार को मारने की योजना बनाने लगे, क्योंकि
उसका कोई वारिस तो था नहीं जो उसके बाद राज्य को संभाल सके, लेकिन अमजद के वफादारों ने उनकी योजना को असफल कर दिया। इस घटना के बाद राजकुमार के संग दरबार में चर्चा की गई। अमजद के पिताजी के वफादारों ने अमजद से कहा, अमजद, आपकी जिम्मेदारी राज्य को संभालने की ही नहीं है, अपितु राज्य को इसका उत्तराधिकारी देने की भी है। ईश्वर ना करे अगर दरबारियों की योजना का पता ना चलता या देर से पता चलता तो ये राज्य बिना मालिक की स्त्री की तरह हो जाता। फिर इस पर कौन अधिकार करता ये भी कहा नहीं जा सकता। आपके और महकदे के बारे में जो बातें राज्य में फैल चुकी हैं वो आसपास के राज्य में भी फैलेंगी। आसपास के राजा को आपके यहाँ उत्तराधिकारी का न होना प्रलोभन में डालेगा। इस प्रकार की बातें जब राज दरबार में हुई तो अमजद को अंदर तक तोड़ गई। अभी वो महकदे के व्यवहार से ही दुखी था। एक और मुसीबत आन पड़ी थी। वो कुछ निश्चय करके उठा और महकदे के पास पहुंचा। महकदे हमेशा की तरह मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। अमजद ने बोलना शुरू किया, महकदे, मैंने पिछले 11 साल में तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया और ना ही हमारे रिश्ते को तुम्हारे ऊपर थोपा है, लेकिन आज मेरा तुम्हारे साथ बात करना जरूरी था, इसलिए आना पड़ा तुम्हारे पास। महकदे तब भी चुप ही थी। इतना कहकर अमजद ने महकदे को दरबार में हुई सारी बातें बता दी। फिर थोड़ा ठहर कर बोला, मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करनी है। महकदे, राज्य को उसका उत्तराधिकारी देना है, वरना मेरे पिताजी को दिया हुआ राज्य को अंतिम सांस तक संभालने का वचन टूट जाएगा। महकदे फिर भी चुप ही थी। आज महकदे की चुप्पी ने अमजद के प्रेम भाव पर चोट मारी थी। उसे एहसास हुआ कि महकदे ने शायद जीवन भर मुझसे बात नहीं करने की ठान रखी है। वो अपने कमरे में गया और बहुत दुखी मन से टहलने लगा। उसे कभी दरबार में हुई बातें याद आती, कभी महकदे की चुप्पी। चिंता में ही कब सुबह हुई उसे पता नहीं चला। वो भारी मन से दरबार में गया और सलाह की। दरबारियों ने अमजद को दूसरा विवाह करने की सलाह दी, परंतु अमजद नहीं करना चाहता था। आखिरकार अमजद को एक बात सूझी। उसने महकदे को दरबार में बुलाया और कहा, महकदे, आपका मुझसे बात न करना समस्या खड़ी कर रहा है, इसलिए आपको आज मैं आदेश देता हूँ कि अगर 2 दिन में आपने मुझसे बात करनी शुरू नहीं की तो मैं तीसरे दिन दूसरा विवाह कर लूँगा और आपको एक बांदी के रूप में महल की छत से कबूतर उड़ाने का काम दिया जाएगा। और इतना कहकर अमजद दरबार छोड़कर चला गया। अमजद ने सोचा था कि महकदे बांदी बनने की बात से एक बार जरूर सोचेगी, तब स्थिति को समझेगी और फिर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि पिताजी का वचन भी नहीं तोड़ना था और दूसरा विवाह भी नहीं करना था। 2 दिन गुजर गए। अमजद का दिल चीरते हुए दूसरे दिन की रात थी। अमजद को सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। आंखें दरवाजे पर थी। आधी रात हो चुकी थी। अमजद की आंखों में नींद नहीं थी, बस महकदे का इंतजार था कि अभी आएगी और बीते समय पर दुख प्रकट करेगी। रात का आखिरी पहर चल रहा था। अमजद को एक एक पल सालों के जैसा लग रहा था। द्वारपालों की आहट को भी ध्यान से देखता। देखते ही देखते आखिर पहर भी बीत गया। अमजद निडाल होकर बिस्तर पर लेट गया। चिड़ियों की चहचहाट कानों में चुभ रही थी। उसके जीवन में अनेक परेशानियों के बावजूद भी वो कभी इतना दुखी नहीं हुआ। आज तो उसका जीवन से मन उठ गया था। जिस महकदे को उसने दूर ही से सही बहुत अधिक प्रेम किया था,
आज उसे सजा सुनानी थी। अमजद बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी परेशानी का कोई हल उसके पास नहीं था। भरे दरबार में 2 दिन पहले उसने जो ऐलान किया था उससे मुकर भी नहीं सकता था। सारे दरबारी आके बैठ चुके थे। अमजद बहुत देर से आया और आके सिंहासन पर बैठ गया। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। महकदे को बुलाया जाए। अमजद ने कहा। महकदे आ गई। उसके दरबार में बढ़ते कदम अमजद का लहू सुखा रहे थे। अमजद ने कहा, महकदे, परसों के ऐलान के मुताबिक आपको 2 दिन दिए गए थे, परंतु आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी, इसलिए आपके लिए जो सजा निश्चित की गई थी उसका पालन आज ही से होगा। अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। महकदे कुछ नहीं बोली। सोनी के शब्द अब भी याद थे। महकदे अपने आप छत पर चली गई और बैठ गई। उसके अबोध मन ने उसे समझने ही नहीं दिया कि आज से वो सच में महल की बांदी बन गई है। अमजद के दुख का कोई पार नहीं था। वो बार बार मन ही मन भाग्य को कोस रहा था। उस दिन पास के राज्य की राजकुमारी से उसका विवाह हो जाता है। नई रानी का नाम परिणी था। अमजद का विवाह हुआ। फिर परिणी ने उसके जीवन को नया मोड़ दिया। परिणी अमजद से बहुत प्रेम करती थी। अमजद भी परिणी के साथ रिश्ते को मान देता था, परंतु महकदे की बेरुखी का दुख उसके मन में समाया रहता था। यूं तो परिणी बहुत समझदार थी, पर अमजद का महकदे से अत्यधिक प्रेम करना उसकी जलन बन जाता था। अमजद को अब भी महकदे के बोलने का इंतजार रहता था। परिणी को बहुत डर लगता रहता था कि अगर महकदे बोलने लगी तो अमजद तो उसे भूल ही जाएगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। अमजद परिणी के साथ अपने रिश्ते को मान देता था, पर स्त्रियों में जलन की भावना स्वाभाविक होती है। परिणी हृदय से चाहती थी कि महकदे कभी ना बोले। 1 साल बाद परिणी ने बहुत सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। अमजद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार बहुत प्यारा था। उसका नाम सारंत रखा गया। महल में खुशी मनाई गई। इतनी खुशी के बावजूद अमजद महकदे को नहीं भूला। रोज सुबह उसके पास जाता, उसका हाल पूछता, जवाब नहीं मिलने पर लौट आता। परिणी को डर लगा रहता, किसी दिन महकदे बोल पड़ी तो उसका पति उससे दूर हो जाएगा। महल में महकदे को रानी अनबोलदे के कहा जाने लगा था। अमजद परिणी के साथ से खुश तो था, पर हर दूसरी बात पर अनबोलदे का जिक्र परिणी को दुखी कर देता था। धीरे धीरे सारंत बड़ा होने लगा। वो भी अनबोलदे के किस्से अपने पापा से सुनता था। कैसे अनबोलदे अमजद को बाग में मिली थी। समय बीतता गया। अनबोलदे का शरीर कमजोर होता गया। पौष के महीने की सर्दी थी। रात को भी अनबोलदे छत पर ही सोती थी। रात को बारिश हुई और अनबोलदे भीग गई। कड़ाके की ठंड, भीगी हुई अनबोलदे का कमजोर शरीर, उसकी सांसें मंद पड़ने लगी, खून जमने लगा। वो मौत के नज़दीक थी। अचानक उसे याद आने लगा, उसने क्या किया है। आज तक सोनी की कही बात को अपनी जिद बनाकर सोचने वाली महकदे को समझ आने लगा कि उसने कितना गलत किया है। आज उसका नाम अनबोलदे हो चुका था। महल के नीचे जाने वाला दरवाजा बंद था। अनबोलदे अमजद से मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी। वो दूसरे रास्ते से नीचे आई और अमजद के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अचानक उसके मुंह से बोल फूटा, घन घन बिजल घेवे, ओ सुन राजा जी, एक बार पाट तो खोलो प्यारे जी। उसने 2 बार बोला। बदकिस्मती से उस दिन अमजद युद्ध से आया था, बहुत थका हुआ था, वो नहीं जग पाया, परंतु परिणी ने सुन लिया।
पर उसने अनजत को नहीं जगाया और सोचने लगी कि क्या करे। अनबोलदे निराश होकर ऊपर आई और कोने में बैठ गई। बहुत पछताने लगी। मृत्यु का समय अक्सर ऐसा ही होता है। जीवन भर क्या किया सब याद आने लगता है। अनबोलदे का शरीर ठंड से अकड़ जाता है। वो दोबारा अनजत के पास जाने के लिए उठने लगती है पर उठ नहीं पाती। वो अनजत को बार बार याद करती है। सुबह हो जाती है। सुबह तक परिणी सो नहीं पाती है। वो चिंता में है कि अगर अनजत को बता दिया तो अनजत की पटरानी अनबोलदे ही होंगी और वो देखती रहेगी। फिर भी उसे ग्लानि होती है कि उसने अनजत को उठाया क्यों नहीं। अनजत जगता है। परिणी तुरंत बोल पड़ती है, कल रात आपकी अनबोलदे बोली थी अनजत। अनजत हैरान हो जाता है। वो तुरंत छत की ओर भागने लगता है। छत पर आते ही सुन्न होकर बैठ जाता है। अनबोलदे ठंडी पड़ चुकी थी। अनजत से एक बार भी बोले बिना वो खामोश हो चुकी थी। सभी छत पर आ जाते हैं। अनजत खामोश रहते हैं। परिणी मन ही मन खुद को कोसने लगती है, क्यों नहीं उसने अनजत को जगाया। अनजत की हालत देखकर परिणी को बहुत दुख होता है। अनबोलदे के मरते ही अनजत बीमार रहने लगा। हर वक्त मन ही मन खुद को कोसता रहता, क्यों नहीं वो जाग पाया उस दिन जब महकदे को उसकी जरूरत थी। परिणी अनजत की हालत को देखकर मन ही मन दुखी होती रहती थी। अनजत के लिए कोई ऐसे शब्द नहीं थे उसके पास जो अनजत की तकलीफ को कम कर सकते थे। उसी दर्द में रहते रहते अनजत बिल्कुल खामोश हो गए थे और बीमारी की वजह से एक दिन संसार को छोड़कर चल दिए। परिणी के दुख का पार नहीं था, पर जाते जाते अनजत परिणी से वचन ले गए कि वो सारंत को पाल पोस कर गद्दी पर बैठाएगी। परिणी अपने कर्म की सजा समझकर अपने कर्तव्य का पालन किए जाती है। अनजत ने महकदे से जीवन में एक बार भी आवाज सुने बिना अनोखा इश्क किया था। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।